सीधा 4 टनल्स एक लाइन में, हाउ इज दिस पॉसिबल। और बीच में जो टेरेन्स चेंज होंगी ना भाई, मजा दिला देंगे भाई। ये नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पे मिट्टी डाल रखी है और ये वाली रोड बंद है। रात को कैसे चले आप बताओ इस एक्सप्रेस पे। 120 की स्पीड लिमिट है, बंदा 60 पे चलेगा कि चलो यार कोई गड्ढा ना आ जाए, आराम से चलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का कोटा से। भाई रात को मैं अच्छा खासा सोया, 8:15 बजे मेरी नींद खुली है। बीच में 1-2 बार नींद टूटी थी बट अच्छी नींद आई यार। आपने देखा होगा कल मैं पहले दिल्ली से कोटा आया, फिर यहाँ पे होटल में थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद कोटा से गया गरडिया महादेव। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यार, मज़ा आ गया था। अगर आपने भी वो जगह नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ गो एंड डू विजिट दैट प्लेस। और अगर मानसून में मौका मिले तो ज़रूर जाना। आज मैं करूँगा कोटा से दिल्ली का सफ़र, और जैसे मैंने आपको बताया था मैं वो रास्ता लूँगा जो खुल चुका है मुंबई एक्सप्रेसवे का। वो इस तरफ आने के लिए नहीं खुला, जाने के लिए खुल गया। 2-3 टनल्स भी आएंगी, काफ़ी सुंदर रास्ता है, और जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा ड्रोन शॉट्स लेंगे। ये है भाई अपने रूम की हालत। बाहर इतनी कड़क धूप निकली हुई है ना, देखा नहीं जा रहा। ये देखो कितनी तेज धूप है। नीचे पूरा प्लेग्राउंड है, क्रिकेट चल रहा है। देखो ये देखो भाई, मस्त क्रिकेट चल रहा है। इनको मैं सुबह से देख रहा हूँ, पता नहीं कब से खेल रहे हैं भाई लोग। काफ़ी सारे रूम्स हैं इस होटल में, और अब एज ऑन टुडे ये सारे लगभग ऑक्यूपाइड हैं। यहाँ पे कोई इवेंट चल रही है, कोई शादी है या कोई किसी का फंक्शन है, तो बहुत बड़ी फैमिली आ रखी है। और कुछ फॉरेनर फैमिलियाँ भी मैंने यहाँ पे देखी आ रखी है। ये मैंने स्टार्टिंग के लिए ब्रेड बटर जैम लिया है, ये खाते हैं फिर और कुछ लेते हैं। दिस इज राउंड 2। छोटा सा समोसा, ये है अपना पोहा विद सेब, ये है मिसल पाव आ रहा है, और ये कुछ आलू का पता नहीं बोंडा है, पकौड़ा है, क्या है। और ये चाय बहुत अच्छी है यार, कटिंग चाय। ये मैं 2-3 पीऊँगा, छोटी सी तो है। इस होटल का एम्बियंस सच में बहुत अच्छा है। ये पूरा इनका रेस्टोरेंट है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो इसलिए मैंने ठीक से दिखाया नहीं मेन्यू, बट अच्छा खासा एग्जॉस्टिव मेन्यू है। और ये है अपना आज का 3rd राउंड एंड फाइनल राउंड। मेथी पराठा, दही और साथ में ये वाली चाय। यहीं लगा देना भैया, पहले सूटकेस यहाँ लगा दो बीच में, लैपटॉप बैग इसके ऊपर ही लगा दो। ठीक है भैया, थैंक यू। 10:18 और हम बैठ गए गाड़ी में। अपने घर का डिस्टेंस है 473 किलोमीटर, 6 घंटे 12 मिनट जीपीएस दिखा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके। प्रभु का नाम बोलो, शंकर भगवान की जय। कोटा में तो यार अच्छी खासी गर्मी है। 33 डिग्रीज अभी आउटसाइड टेम्परेचर है, और सुबह के सिर्फ 10:30 हो रहे हैं। और अभी मुझे खबर आई है कि आज के दिन दिल्ली में भाई जबरदस्त बारिश हो रही है। यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा जरूर चल रही है, जैसे होती है ना आंधी चल रही होती है, वैसा सा कुछ है, लेकिन गर्मी तो पूरी है यार। और धूप ऐसी तब अभी तो देखो बाहर आते ही 1-2 डिग्री और बढ़ गया है। 32.5 था, 33.5 हो गया टेम्परेचर। चलो जैसे जैसे दिल्ली की तरफ जाएंगे, हो सकता है अपने को रास्ते में भी बारिश मिल जाए, अगर बारिश का माहौल बना रहता है तो। कल जब मैं गरडिया महादेव जा रहा था तो NH27 पे जब मैं चल रहा था, मैंने पॉइंट आउट किया था कि एक इंटरसेप्टर खड़ी है, और मैंने बोला था शुक्र है अपनी स्पीड तो 92.3 है। मैंने सोचा था यहाँ पे स्पीड लिमिट 90 है, और 92.3 पे हमने कवर कर लिया, तो ठीक है, कोई चालान नहीं कटेगा। और मैं होटल आया तो मैंने देखा भाई चालान का मैसेज आया हुआ था, तो वहाँ पे पक्का यार स्पीड लिमिट 70 या 80 या शायद उससे भी कम हो। लेकिन यार वो है तो नेशनल हाईवे, और किसी भी नेशनल हाईवे पे 90 से कम तो नहीं है। तो मुझे ये पता ही नहीं है कि भाई वहाँ पे 90 की स्पीड थी और 92.3 पे चलान, 94 पे चलान कटा है। तो एक तो मुझे ये नहीं पता कि अगर 90 की स्पीड है तो क्या 94 पे चलान आपका कट सकता है। सेकेंडली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ इंटरसेप्टर थी वहाँ पे क्या स्पीड थी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नेशनल हाईवे हो और स्पीड लिमिट 70 या 60 की हो। अगर आपको इस बारे में कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है मैडम, कर लो। नॉर्मल पेट्रोल 1000। वैसे अपने पास 80% फ्यूल है, थोड़ा सा टॉपअप करवा रहा हूँ ताकि अपने को रास्ते में दिक्कत ना हो। बाकी राजस्थान में महंगा है, तो वैसे ही मैं अवॉइड करना चाहता था कि यहाँ से कम पेट्रोल लूँ, जिससे बस घर पहुँच जाऊँ। गाड़ी का टैंक ऑलमोस्ट फुल हो गया, अपनी रेंज आ गई है 690 किलोमीटर जो गाड़ी दिखा रही है। इसका मतलब आराम से 750 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, अब अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो जी हम लोग आ गए हैं NH27 पे, और यहाँ पे क्रॉस विंड इतनी जबरदस्त है ना, ऐसे जो मुझे स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी चलानी पड़ रही है भाई। यहाँ पे हो सकता है आपको दिख भी रहा हो थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधे जो हिल रहे हैं, और भाई क्या जबरदस्त वाली विंड है। ऐसे लग रहा है वो राजस्थान में गर्मियों में आंधियां नहीं आती, कुछ वैसा सा माहौल बना हुआ है भाई। देखो कितने पत्ते छोटे छोटे गिरे हुए हैं पेड़ों के, ये सिर्फ विंड की वजह से, और इतनी जबरदस्त विंड है, मुझे ऐसे पकड़ना पड़ रहा है गाड़ी, नहीं तो हवा के साथ साथ इधर जा रही है भाई। एनीवे टेम्परेचर आउटसाइड 33.5 डिग्री, 10:30 बज चुके हैं। 465 किलोमीटर टू डेस्टिनेशन, 6 घंटे। 460 किलोमीटर के 6 घंटे, आप समझ रहे हो ना हाईवे कितने बढ़िया होने वाले हैं। वो भाई बाइक वाला भी हिल रहा था, अभी हवा चल रही है ना उसकी वजह से
पूरा पूरा रीजन है ना, ऐसे लग रहा है एक धूल की जैसे लेयर नहीं बन जाती, जैसे विंटर्स में फॉग होती है, वैसे सामने दूर तक मुझे दिख रहा है एक धूल की ऐसे लेयर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। और भाई दिल्ली में बारिश हो रही है, तो चलो होपफुली अपने को रास्ते में भी हो सकता है बारिश मिल ही जाए। मिल जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा, वेदर अच्छा हो जाएगा। अभी तो गर्मी गर्मी सी है। कल यार इसी स्पीड पे मेरा चालान कटा है, ये देख रहे हो 94, हद हो गई यार इसी हाईवे पे, बताओ। और चालान कट गया, मैसेज आ गया, मैसेज पे लिंक आया, लिंक को क्लिक किया, इतनी सुंदर फोटो, इतनी क्लियर फोटो आई है ना मेरी गाड़ी की, एंड आई वाज डूइंग 93 94, वो बिल्कुल सही है। लेकिन यार यहाँ पे पता ही नहीं, अब यहाँ पे देखो स्पीड लिमिट शायद 80 है यार, बोर्ड लगा हुआ था, तो हो सकता है 80 की वजह से ही चालान कटा हो। तो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, पता भी नहीं लगेगा। अब यार और कोई इंटरसेप्टर ना आ जाए, मुझे एक और चालान नहीं कटवाना, मैं थोड़ा स्लो ही कर लेता हूँ। क्योंकि कल मैं आ रहा था ना, तब भी मैंने देखे थे 2-3 इंटरसेप्टर खड़े थे। लकीली उस टाइम पे मैं 80 के आसपास ही था जब मैं कोटा के अंदर आ रहा था, लेकिन वही गरडिया महादेव जाते हुए स्पीड ज़्यादा ही थी। मैंने सोचा था कि यहाँ पे 90 की स्पीड होगी, मैंने एज्यूम किया था, और जनरली होती है यार नेशनल हाईवे पे 90 की स्पीड, पता नहीं कैसे चालान कट गया। कोटा से लेके मुंबई एक्सप्रेस वे लगभग 30 किलोमीटर है, एंड दैट इज ओनली ऑन दिस NH27। तो रास्ता अच्छा है, थोड़े थोड़े बीच में ना ऐसे पैचेस से आ जाते हैं, बट मोस्टली दिस हाईवे इज ओके। और पीछे स्पीड लिमिट 80 थी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अब स्पीड लिमिट एज सुन एज यू आर आउट ऑफ कोटा द स्पीड लिमिट इज 90। तो यही थी सारी कंफ्यूजन की वजह, जिसकी वजह से कल मेरा चालान कट गया भाई। शहर की वजह से हो सकता है इन्होंने रिड्यूस कर रखा हो, एंड आई वॉज एट 94 किलोमीटर पर आवर। 7.2 किलोमीटर में हम लोग टच कर जाएंगे मुंबई एक्सप्रेस वे, और उसके बाद सीधा सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे पे सीधा हम पहुंचेंगे नोएडा। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज अपने को वो वाली डाइवर्जेंस नहीं लेनी पड़ेगी, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो इस रूट पे या तो प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, या फिर अगर ऑन एंड ऑफ आपका आना जाना होता है तो आपको लेटेस्ट रूट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज है 15 मार्च 2026, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि ये आपके लिए वीडियो कितना रेलेवेंट है। एग्जैक्टली 11 बजे मुंबई एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। दिल्ली 435, यहाँ से 25-30 किलोमीटर के अंदर अंदर वो वाला कट आ जाएगा जो कल हमने लिया था वाइल वी वर कमिंग टूवर्ड्स कोटा, जो मैं पूरा घूम घूम के स्टेट हाईवे के अंदर से आया था और वापस यहाँ पे ज्वाइन किया था। ना रेस्ट एरिया के बोर्ड तो आया है, लेकिन ये रेस्ट एरिया अभी बने नहीं है, अभी इसे टाइम लगेगा। तो स्पेशली सवाई माधोपुर और कोटा के बीच में मुझे नहीं लगता कोई भी आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिलेंगे। उस हिसाब से प्लान करके चलना। अगर आप दिल्ली से कोटा की तरफ या उससे भी आगे गुजरात की तरफ जा रहे हो, सवाई माधोपुर से पहले पहले हो सके जितना अपना खाना वाना खा लेना। अदरवाइज आपको या तो कोटा में मिलेगा, अंदर जाना पड़ेगा, या फिर आपको आगे हो सकता है कहीं मिल जाए, रतलाम है आगे और पता नहीं क्या क्या है। अभी जो आपने ड्रोन शॉट्स देखे ये चंबल रिवर के थे। कोटा इज ऑल अबाउट चंबल रिवर। ये नदी कोटा के अंदर से क्रॉस करती है, कोटा के अराउंड है। जहाँ कल हम गए थे गरडिया महादेव, वो भी चंबल रिवर है। तो एक अच्छा खासा एरिया जो है ना वो कवर करती है। एंड इनफैक्ट MP में भी ना चंबल रिवर अच्छा खासा एक अपना वजूद रखती है। अभी पानी कम है रिवर में क्योंकि ऑफकोर्स मानसून नहीं है, लेकिन मानसून में ना ये रिवर अपने फ्यूरी में होती है। जैसे कहते हैं ना कि एक वार्निंग आ जाती है कि भाई रिवर से दूर रहो। और इस रिवर में क्रोकोडाइल्स इतने ज्यादा हैं, चाहे आप MP चले जाओ, चाहे आप कोटा आ जाओ, चाहे गरडिया महादेव या इसके आगे, चंबल रिवर में बहुत क्रोकोडाइल्स हैं यार। पता नहीं रिवर में ही कुछ ऐसा है, पता नहीं कहाँ से आए क्रोकोडाइल्स, कैसे हैं, लेकिन इस रिवर के अराउंड थ्रू आउट क्रोकोडाइल्स हैं। इनफैक्ट
रणथंभौर के पास एक जगह है, उसका जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इट इज कॉल्ड सम घाट। वो एग्जैक्टली एमपी और राजस्थान का बॉर्डर है और वहाँ पे क्रोकोडाइल सफारी होती है, विच मीन्स आपको बोट राइड पे लेके जाते हैं और छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उनके ऊपर एक्चुअली क्रोकोडाइल्स बैठे होते हैं भाई, और बोट पानी में ऐसे घूम रही होती है और आपके आसपास क्रोकोडाइल्स होते हैं। थोड़ा रिस्की है, डर लगता है थोड़ा सा, बट वो भी चंबल रिवर है। इतने क्रोकोडाइल्स भाई मुझे नहीं लगता शायद किसी और रिवर में होंगे भी। मुझे कमेंट करके बताना भाई अगर आपको पता है अपने इंडिया में कोई और ऐसी रिवर जहाँ पे थ्रू आउट क्रोकोडाइल्स हैं। वैसे तो जो अपनी रामगंगा रिवर है ना, जो उत्तराखंड जिम कॉर्बेट वाली है, उसके आसपास भी क्रोकोडाइल्स है, बट वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। वो ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। अभी यहाँ से कुछ ही देर में हम उस इंटरसेक्शन पे पहुंचने वाले हैं जहाँ से हमने ज्वाइन किया था कल वापस मुंबई एक्सप्रेस वे, और अब हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि भाई आज अपने को वापस स्टेट हाईवे से जाना है या सीधा सीधा जाना है। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं पूरी उम्मीद करके आया हूँ कि मुझे स्ट्रेट मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही जाने को मिलेगा। कोटा से 75 किलोमीटर लगभग हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी ना अच्छी खासी क्रॉस रेंज है। एक बार को तो मुझे ड्रोन उड़ाते हुए डर भी लग रहा था, लेकिन वो पॉइंट था ना वहाँ पे थोड़ी सी ना विंडी कम था, तो मैंने फिर रिस्क ले लिया। अपना ड्रोन जो है ना वो बहुत छोटा ड्रोन है, इट्स मिनी ड्रोन, तो वो इतनी ज्यादा विंड को सस्टेन नहीं कर पाता। एक बार मैंने थोड़ी देर के लिए रोड के ऊपर उड़ाया, मुझे लगा कि अगर चलो गिरेगा भी तो यही गिर जाएगा। फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो फिर मैंने भाई इसको फिर अच्छी तरह से उड़ाया पूरी रिवर के ऊपर। ये आ गया जी लबान इंटरसेक्शन। ये वो पॉइंट है जहाँ से मैंने कल एक्सप्रेस में ज्वाइन किया था। यहाँ से जाने का रास्ता तो खुला है, विच मीन्स हम लोग सवाई माधोपुर यहाँ से मुंबई एक्सप्रेस में भी जाएंगे। अगर आप जीपीएस पे ध्यान दोगे तो जाने की लाइन जो है बिल्कुल क्लियर दिख रही है और आने वालों की लाइन में रेड रेड मार्क्स है, मतलब वो टोटली ब्लॉक्ड है रास्ता। और इसी रीजन से ना अपने को पूरा स्टेट हाईवे जो है वहां कहीं से उधर से कहीं से घूम के आना पड़ा था, और अब हम यहाँ पे सीधा जा रहे हैं। उस तरफ वाला भी जल्दी ओपन हो जाना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे सामने दूर एक लंबी सी लाइन दिख रही है पहाड़ियों की, एंड आई थिंक इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से नई वाली टनल्स निकाली गई। ये पहला एक्सपीरियंस होगा यार, अरावली की पहाड़ियों के बीच में टनल्स। एक दो उदयपुर के आसपास टनल्स हैं, वो छोटी हैं, मुझे लगता है ये बड़ी होंगी टनल्स। एक यहाँ पे मैंने सुना है कोई 3-4 किलोमीटर की टनल बन रही है, वो मुझे पता नहीं कि वो इस तरफ है या वो कोटा के बाद है। उसे मुकुंदरा हिल्स टनल बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये वो वाली है या पीछे कहीं है, बट टनल्स तो होंगी यहाँ पे भी। मैंने इस रूट को जाने वाला रास्ता और आने वाला रास्ता दोनों गूगल मैप्स पे डाल के देखा था। तो अगर आप दिल्ली से कोटा आते हो तो आपको दिखाता है 7 घंटे, और कोटा से दिल्ली जाते हो तो 6.25 घंटे दिखाता है, और डिस्टेंस में लगभग 18 किलोमीटर का फर्क है। और क्योंकि कोटा टू दिल्ली में सीधा एक्सप्रेस वे है तो इसलिए आपका पौना घंटा बचता है टोटल। एक बार ये वाला रास्ता भी ओपन हो जाए तो आप 6.5 घंटे में इंक्लूडिंग ब्रेक्स सीधा दिल्ली से कोटा पहुंचोगे। एक चीज और मुझे अच्छी लगती है कि आप दिल्ली से चलोगे और बॉम्बे जाओगे और बीच में जो टेरेन्स चेंज होंगी ना भाई, मजा दिला देंगे। भाई ये नहीं होना चाहिए, बस ये चीज नहीं होनी चाहिए। बच गए, मैंने वो ट्रक को चलते हुए देख लिया था तो मैंने पहले ही अपनी गाड़ी स्लो कर ली थी। ये बहुत बड़ी जंप थी यार। चलो यार ये थोड़ा सा ना अपने को ये वाली चीज जो होती है ना, इतने अच्छे एक्सप्रेसवे पे भी इतनी खतरनाक जंप, 120 की स्पीड लिमिट, ये खतरनाक है भाई। ये रात को बंदे को पता नहीं लगती, इसलिए यार रात को तो अवॉइड ही करो, चाहे जितना मर्जी एक्सप्रेस अच्छा हो या नेशनल हाईवे हो, जो मर्जी हो यार, रात को अवॉइड ही करना चाहिए ड्राइविंग, या फिर स्लो ड्राइव करो ताकि कम से कम ऐसे जो अनसर्टेनिटी है ना उससे कोई नुकसान ना हो। मैं बता रहा था अब ये जो एक्सप्रेस वे है ये दिल्ली से चलेगा और सीधा बॉम्बे जाएगा, राइट। तो बीच में इतनी टेरेन्स चेंज होंगी। सबसे पहले तो आपको अरावली की पहाड़ियां मिलेंगी, उसके बाद आप पहुंचोगे एमपी के अंदर कहीं, फिर एमपी का टेरेन होगा, फिर गुजरात का टेरेन होगा, और फिर आगे जाते जाते आप मुंबई जाओगे। और अगर आप मानसून में जा रहे हो तो काया ही पलट हो जाएगी भाई आप बाय द टाइम यू विल रीच मुंबई, क्योंकि मुंबई का आसपास का एरिया या महाराष्ट्र या इनफैक्ट गुजरात का भी जो साउथ का पार्ट है वो इतना ग्रीन होगा, मतलब वेस्टर्न घाट शुरू हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। एक तो पूरी अरावली, पूरे वेस्टर्न घाट्स, सोचो कितना मजा आएगा भाई। क्या बढ़िया ऊपर से ओवरब्रिज निकाला हुआ है ना। ये आगे इस रास्ते की पहली टनल, और पीछे एक बोर्ड था कि आगे रास्ता बंद है, तो बंद तो नहीं है, आई थिंक ओनली सिंगल लेन इज ओपन। और इसमें ना प्रॉपर एनिमल कॉरिडोर्स भी बने हैं रास्ते में, कुछ जगहें ऐसी है ताकि ऊपर से एनिमल्स क्रॉस कर सके। अच्छा है, देख के अच्छा लगा। ओ भाई ये थोड़ा सा ना यही पंगा है यहाँ पे, पता नहीं लगता एकदम से गड्ढे से आ जाते हैं। टनल एक खत्म हो गई और इसके साथ ही एक छोटी सी टनल और है, एंड इनफैक्ट इट इज एन एनिमल कॉरिडोर। मुझे लग रहा है ये एनिमल कॉरिडोर है भाई, ऊपर से जानवरों का निकलने का रास्ता बहुत सुंदर बना हुआ है भाई। आराम से 70-80 पे मैं इसमें गाड़ी चला रहा हूँ,
क्योंकि अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं था कि एकदम से गड्ढे वड्ढे आ जाए, पता नहीं अभी ठीक से बना नहीं होगा या काम चल रहा होगा छोटा मोटा कहीं ना कहीं। एक और छोटी सी टनल आ रही है, ये क्या बना हुआ, क्या ये टनल भी है? ऊपर पहाड़ी तो मुझे दिख नहीं रही। अरे ये क्या बात है भाई, एक और टनल, सीधा 4 टनल एक लाइन में, हाउ इज दिस पॉसिबल? और ये बनाने का लॉजिक क्या है भाई? मेरी समझ से तो बाहर है भाई। ये एनिमल कॉरिडोर है भाई, मुझे लग रहा है। अरे 5वीं आ रही है भाई, ये हम चौथी टनल से एग्जिट कर रहे हैं और आगे 5वीं आ रही है भाई। भाई ये पक्का वाइल्ड लाइफ के लिए है, पक्का 100%। यहाँ पे अगर पहाड़ी होती तो समझ भी आता कि ये टनल है, बट दिस इज एक्चुअली नॉट ए टनल, कॉरिडोर है ये छोटा सा एनिमल्स के लिए। बहुत सुंदर भाई, बहुत सोच समझ के और बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। प्रॉपर 4 lanes ऑन ईच साइड एंड इट इज एज वाइड एज द ओरिजिनल एक्सप्रेसवे। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ से कट डाउन कर दिया क्योंकि टनल है। जितना बड़ा एक्सप्रेसवे है उतनी ही वाइड टनल है। नाउ वी आर आउट ऑफ ऑल द टनल्स। तो कुल मिला के 5 कह सकते हैं छोटी छोटी टनल्स आई है। कल वाला रास्ता हमने आने के लिए वो स्टेट हाईवे से किया था और कहाँ हम इस पे 105-10 पे चल रहे हैं। कितना फर्क है यार। वहाँ पे मैं 70 से ऊपर नहीं चला पा रहा था। एक तो हजारों स्पीड ब्रेकर, कितने गड्ढे और ट्रैफिक भी था, बाइक वाले भी थे, गांव भी आ रहे थे, हैबिटेशन थी, तो बहुत ध्यान से गाड़ी चल रही थी। और यहाँ पे एफर्टलेसली मेरी गाड़ी 105-110 चल रही है। बताओ, चलाने वाले 120 पे भी चला सकते हैं क्योंकि यहाँ तो स्पीड लिमिट है 120 की। ये आ गई है जी फर्स्ट डाइवर्जन। यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी लेन की तरफ। एंड आई थिंक यही मेन रीजन है जिस कारण से उधर की लेन खोली नहीं गई। वैसे मैंने तो सुना था वहाँ भी रॉन्ग साइड पे लोग आते हैं, बट देखो अभी काम वाम तो भाई पूरे जोरों शोरों पे चल रहा है। बट मुझे देखना यही होगा कि यहाँ पे हाँ ये थोड़ा सा है रॉन्ग साइड, यहाँ पे मिलेंगी भाई गाड़ियाँ, तो यहाँ पे ध्यान से गाड़ी चलानी है। अभी एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कितना लंबा होगा ये डाइवर्जेंस वाला रास्ता। आई थिंक सवाई माधोपुर तक अपने को ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो अब हम लोग मुंबई एक्सप्रेसवे की राइट वाली लेन पे हैं। सवाई माधोपुर का बोर्ड आ गया, यहाँ से 43 है। बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ध्यान से गाड़ी चलानी होगी क्योंकि सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। ये फिर से डाइवर्जन आ गई है और हम लोग अब वापस अपनी लेन में आ जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पे मिट्टी डाल रखी है और ये वाली रोड बंद है। अब देखो ऐसे 2-4 हो सकता है डाइवर्जेंस और हो, बट स्टिल ओके, स्टिल वेरी गुड स्पीड जो यहाँ से मेंटेन हो पा रही है। अच्छी बात यह है कि भाई इन्होंने ये लेन्स ना दोनों के लिए नहीं खोली। नहीं तो कभी कभी ऐसा करते हैं ना, एक ही लेन को दोनों साइड के ट्रैफिक के लिए खोल देते हैं, उसमें बहुत रिस्क हो जाएगा भाई। यहाँ पे स्पीड लिमिट वैसे ही बहुत ज्यादा है, उसमें अगर प्रॉपर आपने बीच में वो प्लास्टिक के जो कोन्स होते हैं वो ना लगाए तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। लोग कहीं भी किसी भी लेन में चलाएंगे और समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ से एकदम से सामने आ जाए। इसलिए एक ही लेन का ओपन करना बिल्कुल सही डिसीजन है। यहाँ राइट वाली लेन में ना अभी तो भाई रोड नहीं बनी हुई, पूरा रोडियाँ वगैरह डली हुई है, जल्दी टारमेक बिछ जाएगा। ये आ गई है सेकंड डाइवर्जन। हम लोग फिर से राइट साइड लेन पे आने वाले हैं। सवाई माधोपुर तक यही चलता रहेगा। रोड तो एकदम चकाचक बनी हुई है भाई। ये वाला तो सच में बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई ब्रिज है, उस पे काम चल रहा है। ये अभी हम फिर से सेकंड टाइम अपनी लेन में आ रहे हैं एंड आई थिंक हम लोग सवाई माधोपुर वाले जंक्शन पे पहुंच भी गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ से ना, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टोंक और सवाई माधोपुर 1 किलोमीटर। एंड इफ इट इज ट्रू तो मान के चलो कि हमने वो स्टेट हाईवे वगैरह वगैरह वाला जो भी कल लफड़ा था ना, वो सारा हमने मुंबई एक्सप्रेसवे पे कवर कर लिया है और यहाँ से बिना किसी डाइवर्जन के हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बैरिकेटिंग लगी है। आई थिंक हमें यहाँ से थोड़ा सा क्रिस क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हाईवे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा बैरियर टाइप लगा है। बस आपको अपनी स्पीड स्लो करनी है और ऐसे ध्यान से आराम से निकालना है एंड यू आर बैक ऑन मुंबई एक्सप्रेसवे। बैक क्या मतलब, छोड़ा तो था ही नहीं। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा आप जाओगे दिल्ली। वी आर नाउ ऑन दैट रेगुलर मुंबई एक्सप्रेसवे। लेकिन ये ट्रैक्टर वाले भैया उल्टा क्यों आ रहे हैं ये बता दो। जल की सप्लाई तो कर रहे हो भैया, लेकिन थोड़ा कोई हेडलाइट ऑन कर दो ना, एकदम से कभी कभी समझ नहीं आता सामने वाली गाड़ी देख के। कोटा से ये वाले जंक्शन का सफर एग्जैक्टली 127 किलोमीटर, 69 की एवरेज स्पीड, 16.7 की माइलेज। अगर हम यहीं से वापस जाते तो कम से कम हमें लगते 2.5 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट, लगभग हमारे 40-45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली जो है बचे हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी जानकारी मिल गई होगी। करंट सिचुएशन ऑफ मुंबई एक्सप्रेसवे फ्रॉम सवाई माधोपुर टिल कोटा एज ऑन 15 मार्च 2026। फिलहाल दोपहर के 12:15 बज रहे हैं, 34 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन कोटा के कंपैरिजन में मच बेटर है क्योंकि कोटा में 10 बजे ही 34 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर हो गया था। आगे दिल्ली की तरफ जाएंगे तो हो सकता है अपने को क्लाउडी मिले और बढ़िया मौसम हो जाए।
भाई ये पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ पे दो क्रेन्स हैं और क्या चल रहा है ये। एक ट्रक भी खड़ा है, ये तो एक्सीडेंट टाइप लग रहा है। ऐसे लग रहा था किसी ट्रक का एक्सल टूट गया है, वो थोड़ा इस तरफ हो गया, पता नहीं यार, आई डोंट नो। ट्रक का जो क्रू था ना, कंडक्टर ड्राइवर वगैरह, वो सब बैठे थे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। क्रेन्स थी उसको रिकवर कर रही थी, शायद रोड पे आ जाए फिर थोड़ा टो पे चला जाए। भाई बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है यार, जितना भी बोलो। अब ये देखो, ये गड्ढा निकला, ये भाई मैं 105 की स्पीड पे था और एकदम से गड्ढा आया, फटक करके आवाज आई। क्यों इतने गड्ढे हैं भाई? एक्सप्रेस वे पे तो एक छोटा सा गड्ढा भी ना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि गाड़ियां स्पीड पे चलती हैं। क्या ही करोगे यार, रात को कैसे चले आप बताओ? इस एक्सप्रेस वे पे 120 की स्पीड लिमिट है, बंदा 60 पे चलेगा कि चलो यार कोई गड्ढा ना आ जाए, आराम से चलते हैं। कितना धीरे चलाओगे आप? नितिन गडकरी जी, अच्छे एक्सप्रेस वे बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। और जो बंदा ऐसी गलती करे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसका जिंदगी भर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए उसका। ये जानलेवा गड्ढे होते हैं। दोपहर के ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं और अब मैंने रेस्ट एरिया में गाड़ी रोकी है। 221 किलोमीटर कोटा से अभी तक गाड़ी चली है, 3 घंटे का ड्राइविंग टाइम, 73 की एवरेज स्पीड, 16.7 की माइलेज। अब भूख लग रही है भाई, 1:30 बज गए ना, और आई थिंक इट इज द परफेक्ट टाइम। एक बायो ब्रेक भी हो जाएगी और वैसे भी बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे है कोस्टा कॉफी, पिज्जा हट, मांगो, द फूड स्ट्रीट, बास्किन रॉबिन्स। ये सही है रेस्ट एरिया, यहाँ पे मैं पहले भी रुक चुका हूँ, तो यहीं पे कुछ ऑर्डर करते हैं। मेरा मन कर रहा है साउथ इंडियन खाने का, तो बांगो में चल के कुछ ऑर्डर करेंगे। शुद्ध साउथ इंडियन लंच, मसाला डोसा विद नारियल चटनी एंड सांबर, सिंपल एंड बेस्ट फॉर टमी। हो गया अपना लंच। घर का डिस्टेंस अभी 246 किलोमीटर है और ये कवर करने में हमें लगेंगे 3 घंटे 17 मिनट। 5:17 का अराइवल है, आधा घंटा बढ़ गया है भाई अपना अराइवल। चलो अब गाड़ी खींचते हैं सीधा घर की तरफ। यार बांगो में ना सर्विस बहुत स्लो है यहाँ पे, इन्होंने कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे वेट करवाया, सिर्फ वेट करता रह गया, जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत मारामारी थी, ठीक ठाक थे यार कस्टमर्स। 4-5 आउटलेट थे और ठीक ठाक कस्टमर थे यार, कोई बहुत भी ज्यादा नहीं थे। फ्रेश बना रहे थे जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता कि भाई अब किसी को 15 से 20 मिनट एक डोसे के लिए वेट करवाओ। अब जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी जर्नी खत्म होने वाली है, तो भाई एक वो थोड़ा सा होता है ना, उदास सा मन होता है कि भाई अब अपना ट्रिप जो है वो खत्म हो रहा है। ऑल्दो ये छोटा सा ट्रिप ही था, कल मैं कोटा गया था, आज वापस आ रहा हूँ, एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप था। फिर भी यार जब घर जाओ ना ऐसे जर्नी खत्म करके, तो एक बार तो मन में आता है कि यार अब दोबारा कल से फिर वही ऑफिस का काम करना पड़ेगा, वही सारी भसड़ मचेगी दोबारा, जिससे छोड़ के मैं एक्चुअली बाहर निकला था घूमने फिरने। बट यार थोड़े थोड़े दिन बाद ना इस तरह से बाहर निकलना चाहिए होता है, क्योंकि वो जो भसड़ होती है ना, उसका एक रीसेट बटन होता है। वो मेरे लिए रीसेट बटन ये है, इस तरह से बाहर निकलना, अकेले ड्राइव पे निकल जाना बहुत दूर। जयपुर का बोर्ड आ गया है, तो ये जयपुर आगरा हाईवे है, जिसके ऊपर से अभी हम क्रॉस करेंगे NH21, जो कि गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। जब तक बांदी कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना था, तब तक आप इसी हाईवे से जयपुर जाते थे। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर होगा। यहाँ लेफ्ट साइड में फिर से पूरी अरावली रेंज शुरू हो गई है। देखो कितनी सुंदर पहाड़ियां हैं। अरावली इतने दूर तक जाते हैं और इतने पुराने माउंटेन्स हैं, कहते हैं कि हिमालयस तो बच्चे हैं इनके सामने, तभी तो हिमालयस टूटते रहते हैं, लैंडस्लाइड होती रहती है। इन पे लैंडस्लाइड नहीं होती, के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो ही लैंडस्लाइड्स होंगे। लेकिन हिमालयन रीजन में अगर आप कहीं छेड़छाड़ नहीं भी कर रहे तब भी, क्योंकि हिमालयस अभी भी बन रहे हैं भाई, और अरावलीज एकदम टिके हुए परफेक्ट पहाड़ हैं, यहाँ पे कभी नहीं टूटते। एक्सप्रेस वे पे ना जितना मर्जी चला लो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, चलते रहो एक स्पीड पकड़ के, तो आपको कुछ एफर्ट ही नहीं मारना, और उस वजह से भी ना थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हो जाती है या बोरियत होनी शुरू हो जाती है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम सोलो गाड़ी चलाते हो तो वैसे ही बोर नहीं हो जाते? मेरा उनको यही कहना होता है यार कि मैं अपनी कंपनी एंजॉय करने लग गया हूँ। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने हिसाब से जितना ड्राइव करना है, अगर ज्यादा ड्राइव करना है तो ज्यादा ड्राइव करता हूँ, कम करना है तो कम करता हूँ। और जिस बंदे को एक बार खुद की कंपनी की लत लग गई ना, उसको कुछ और पसंद नहीं आएगा। कोटा से चलने के बाद इफेक्टिवली एक ही ब्रेक ली है, बीच में 2 बार रुका था ड्रोन शॉट्स लेने के लिए, अदरवाइज ब्रेक तो एक ही हुई है ना अपनी। यही फायदा होता है भाई अच्छे एक्सप्रेसवे का, आराम से आप लंबी लंबी दूरी तय कर सकते हो, और इससे क्या है माइलेज भी गाड़ी की अच्छी आती है और गाड़ी का वियर एंड टियर भी कम होता है। टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया है। बारिश मिल जाए यार, मेरे को बारिश देखनी है, बहुत टाइम हो गया बारिश नहीं देखी। मुंबई एक्सप्रेसवे के कुछ पैचेस तो भाई बहुत गंदे, बहुत बम्पी हैं, क्योंकि यार हाई स्पीड पे चलते हो ना तो हल्का सा झटका भी फील होता है। और कुछ पैचेस ऐसे हैं, ये इतना स्मूथ पैच है ना, इसमें बहुत कम बम्प है भाई, और आप जितना मर्जी खींच लो इसमें वाइब्रेशन नहीं होगी गाड़ी की। मेरी गाड़ी के तो वैसे भी सस्पेंशन जो है वो स्टिफ है, तो इसमें गड्ढे ज्यादा पता लगते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें भाई अच्छी सस्पेंशन है, सॉफ्ट है, वहां पे तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा। तो यार
इस पॉइंट से हमने मुंबई एक्सप्रेसवे को बोल दिया है बाय बाय और अब हम आ जाएंगे DND KMP एक्सप्रेसवे पे, जिस पे अपने को 45 किलोमीटर चलना है। टाइम हो रहा है 3:50। बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ टच डाउन कर लिया है। घर का डिस्टेंस बचा है 70 किलोमीटर और इस 70 किलोमीटर के लगेंगे लगभग 1 घंटा 24 मिनट, 1.5 घंटा लग जाएगा। ये है अपनी ट्रिप का आखिरी टोल KMP DND एक्सप्रेसवे पे। इस ट्रिप को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीकेंड ट्रिप पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक करना और शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर ऐड करना। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलूंगा एक नए सफर पे, मोस्ट प्रोबेबली पहाड़ों के सफर पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।